रिज्यूम हो गए बच्चे। चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए आप मीटिंग हट गए थे। सो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस कर रहे थे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मैंने बताया था, जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अब ये जो डायग्राम है अगर आपको दिख रहा होगा तो इस डायग्राम में देखो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल का पाथ है। प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऊपर जा रहा है, दैट इज असेंडिंग। यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, दैट इज डिसेंडिंग। तो हम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे डिराइव करते हैं, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड कर देते हैं। टाइम ऑफ असेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है यहां से देखो तो y डायरेक्शन में ये इस पॉइंट से 0 टू h हाइट तक ये जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, y कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो इन y डायरेक्शन वेलोसिटी vy को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट पे 0 कर देते हैं। एट मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट पे हम y कंपोनेंट को 0 करके हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ असेंड TA को हम डिफाइन कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट पे Vy 0 होता है, Vy इक्वल टू Uy प्लस AY इंटू T। वहां पर AY माइनस G है, Uy क्या है, U sin थीटा है। और मैक्सिमम हाइट पे TA कैलकुलेट कर रहे हैं तो Vy 0 हो गया, T की जगह TA पुट कर दिए तो TA का वैल्यू यहां से मिल जाएगा हमें U sin थीटा बाय G। U sin थीटा क्या होता है, Uy बाय G, दैट इज इनिशियल y component of velocity over g। ओके, सिमिलरली आपको पता है अगर एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, जनरली जो एनालिसिस करते हैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके करते तो जितने देर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा y डायरेक्शन में, उतनी ही देर में ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। मतलब जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक गया ऑब्जेक्ट, उतनी ही देर में यहाँ से यहाँ तक ये डिसेंड में आएगा। ओके, तो आप कर सकते हो या फिर टीडी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। टीडी को फाइंड आउट करेंगे तो क्या, कैसे, यहाँ पे uy 0, अब यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ पर पहुंचते हैं तो uy क्या होगा, 0 हो जाएगा और vy क्या हो जाएगा, u sin थीटा। मैंने बताया था जब लैंड करता है तो y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, इक्वल टू इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, यहाँ पर y कंपोनेंट वाला और यहाँ पर y कंपोनेंट वाला दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। सो उससे हम टी डी भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको पता ही चल गया कि टी डी जो होता है टी ए ही होगा, दैट इज u sin थीटा बाय g होगा और आप इसको बोल सकते हैं u y बाय g। सो यहाँ पर t इक्वल टू क्या होगा हमारा 2u sin थीटा बाय g। और इसका एक और फॉर्मूला जो टेक्निकल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आजकल इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, 2 into initial velocity in y direction over g। ओके, या initial y component of velocity over g, आप इसको याद रखोगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा ओवर g, या फिर आप लिख सकते हो उसको 2 into uy by g। अब आपको याद रखना है uy क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे रेज होता है वो आगे हम करेंगे, पहले दो डेरिवेशन और देख लेते। ओके, आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। सो आपको याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाय g, या फिर आप बोल सकते हो 2 टाइम uy ओवर g। ओके, सो इसको मिटा दें। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम हाइट। अच्छा, हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे थे। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हम सीधे हम यहां तक देखो इन y डायरेक्शन अल्टरनेट मेथड,
अल्टरनेट मेथड ये है, इन y डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये देखो t यहाँ पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो y में डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब यहाँ पे ये पूरा पाथ को कवर करके आ गया तो यहाँ पर भी जो है y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो प्रोजेक्शन पोजीशन और लैंडिंग पोजीशन दोनों पोजीशन पे y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन y दोनों पोजीशन पे चेक करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, सो एट लैंडिंग पोजीशन की बात करेंगे, y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू जानते हो u y t प्लस हाफ a y p स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये जो है y इक्वल टू 0 होगा लैंडिंग पे, u y जो है u साइन थीटा, और ये t का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल T के इक्वल, डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटल T लिख सकते हैं, प्लस हाफ टाइम ए वाई क्या है आपका माइनस जी, और t को आपने क्या लिखा, कैपिटल T का स्क्वायर। सही है, अब इस ये क्वाड्रेटिक कैपिटल T के टर्म में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगा, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। t इक्वल टू 0 जो है ये वाला जो है वैल्यू क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल पोजीशन को। t इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल पोजीशन को, और t इक्वल टू 2u साइन थीटा और g जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो फाइनल पोजीशन है या लैंडिंग पोजीशन है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर g। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम दोनों मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं हमने समझ लिया इसको। एक बार क्या किया, vy इक्वल टू 0 करके कर सकते हैं, दूसरा क्या है, एट लैंडिंग पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0 करके। तो बस ये दोनों कंडीशन जो है ये ट्रिक पॉइंट है, उसको याद रखेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसके लिए। ओके, सो मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, इसका भी मैक्सिमम हाइट कैपिटल H जो है, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H है हमारा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं बताओ, उसको भी हम दो मेथड से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, एक तो TA टाइम के लिए इनिशियल स्पीड था uy इक्वल टू u साइन थीटा और vy क्या होता है, 0 हो जाता है। ओके, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करके कर सकते हैं, या फिर मान लो कि h हाइट को ये कवर करता है y डायरेक्शन में, h डिस्टेंस कवर किया, एक्सेलरेशन कितना है -g, इनिशियल वेलोसिटी क्या है uy दैट इज u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या है vy दैट इज 0। तो एक तो आप v स्क्वायर इक्वल टू इन y डायरेक्शन vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। vy क्या होगा 0 का स्क्वायर, uy क्या है u साइन थीटा का स्क्वायर, और ये क्या है 2ay क्या है -g होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में y को अपवर्ड y को क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, 3 का दिन है लॉकडाउन को 0 बात हो जाएगी, होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके, सो यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है जबकि कुल h का डेरिवेशन क्या होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय इसको कैसे जाए भर के मन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। यही है कि तो कोरोना जो लोग रिपीटर हैं उनको तो पता ही होगा, ये सब बेसिक है, जो 11th वाले बच्चे हैं कुछ उनके लिए। ओके, सो वो याद कर लेंगे मैक्सिमम हाइट क्या होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
ओवर 2g। ओके, अब h इक्वल टू यू स्क्वायर यू साइन थीटा या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आप इसको लिखते हो u साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अब हमारा u साइन थीटा क्या होता है? u साइन थीटा क्या होता है? u साइन थीटा होता है uy, तो uy का स्क्वायर बाय 2g। आजकल जितने भी प्रॉब्लम आते हैं टेक्निकली ऐसे फॉर्मूले पे टाइम क्या लिखना है जी, 2uy बाय g, h क्या लिखना है जी, uy का स्क्वायर बाय 2g। तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग भूल जाते हैं, हमें पता तो होता है यू साइन थीटा यू वाई होता है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको भी हम याद रखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। सो ये मैक्सिमम हाइट का हो गया। मैक्सिमम हाइट को डिराइव करने के लिए भी दो मेथड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक तो ये y डायरेक्शन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ay, दूसरा आप क्या कर सकते हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये क्या है, जब t इक्वल टू ta हम पुट कर देंगे, t इक्वल टू ta दैट इज u साइन थीटा बाय g होता है, ये पुट करेंगे जब इतने टाइम में कहां पर होगा ये ऑब्जेक्ट, t इक्वल टू ta होगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा यहां से चलकर यहां पर होगा। तो यहां पर इस पोजीशन में y कोऑर्डिनेट क्या है, इस पोजीशन में y कोऑर्डिनेट जो है हमारा कैपिटल H के इक्वल है। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे h, और ये क्या होगा u sin थीटा, t की जगह क्या पुट करेंगे ta दैट इज u sin थीटा बाय g प्लस हाफ a क्या है जी, माइनस g, और ये क्या होगा जी, ये t इक्वल टू ta u sin थीटा का स्क्वायर बाय u sin थीटा बाय g का स्क्वायर। अब इसका भी फाइनल वैल्यू क्या होगा, h इक्वल टू यही आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ओके, तो अभी तक हम दो पैरामीटर का डेरिवेशन कर लिए, दो पैरामीटर का डेरिवेशन कर लिए। कौन सा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर g, और कैपिटल H इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ओके, सो इसको याद रखेंगे और इसको इस टर्म में भी याद रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर ओवर 2g। ओके, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2g। सो ये हो गया हमारा, हो गया तो क्या फिनिश। तो ठीक है बच्चे, ये होपफुली बीच में इंटरप्शन भी हुआ था, मैं समझता हूँ कि आप लोग उसे कोप कर लिए होंगे। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आज मेरा पहला लेक्चर था, तो हमने थोड़ा स्लो भी लिया इसको, थोड़ा बहुत बेसिक से भी लिया। आगे की क्लास में हो सकता है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल जो है, जिस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं उस पे फोकस करें, ज्यादा डेरिवेशन पे कम फोकस करें। आज हमारा पहला क्लास था और आप लोग के लिए भी पहला पल था, तो इसमें हम बेसिक से लेके चले गए थोड़ा सा, और उसको भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीटली आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन जेडबलई में पूछे जाते हैं, किस तरह के नीट में पूछे जाते हैं, और किस तरह के एडवांस में आते हैं। ओके, सो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और होपफुली आप लोग सब हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। ओके, थैंक यू।
हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। ऑडियो और वीडियो जरा चेक करिए आप सभी लोग। बोर्ड नजर आ रहा है आप सबको और हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आप सभी को बेटा? चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करो। भावना बेटा, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? और लोग बताएं, क्या सभी को बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा है या आप ही को अकेले? एक मिनट जरा क्या बोल रहे हैं बच्चों से आप पूछिए। हाँ, ऑडियो वीडियो जरा चेक करके बोलो बेटा। अपने ऑडियो और वीडियो जरा चेक करके चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करिए। विजिबिलिटी क्लियर है? क्या लिखे बाहर दिख रही? आज कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन पढ़ना पसंद करेंगे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जो आप बोलिए वो आपको डेमो में आप लेते हैं, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप बताओ बेटा। बॉल हमने आपके कोर्ट में डाल दिया है, आपके फरमाइश के हिसाब से जो भी चैप्टर आपको पसंद हो ना वो चैप्टर आप बताइए। हाँ, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लग भाटिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। गाना कौन सा सुनेंगे बेटा बोलो? कैरी मिनाटी। अपना नाम लिखो यार पूरा, ये कैरी मिनाटी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाना नया या पुराना कौन सा सुनेंगे? अरिजीत सिंह का। यार तुम व्हाट्सएप पे हमको आप कॉल करना, वीडियो कॉल, उस पे हम आपको गाना सुनाएंगे। आज तो केमिस्ट्री का गाना चलेगा बेटा ना। कोई एक ब्रांच बताओ, फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक,
जो ब्रांच आप बताइए उस ब्रांच पे डेमो आज आपकी लगाते हैं। साइना, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर बताएं? ऑर्गेनिक में जीओसी, कैरी मिनाटी ने लिखा है हेलोजेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजेंस जैसा कोई चैप्टर नहीं होता बेटा। तो जीओसी स्टार्ट किया जाए। एक साथ सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के दीजिए कि जीओसी पर ही डन किया जाए बेटा। दिन है आज, अपनी फरमाइश से बोल दो, कल कल दूसरे की फरमाइश सुन लेंगे। चलो बेटा ऑर्गेनिक लेते हैं। चलो ओके। वी स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी कहते हैं ना, ये चैप्टर कहने के लिए तो जनरल है बेटा ना, कि जनरल सी बात आप लिखे हुए हैं कि ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, पर इस चैप्टर में जनरल जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। सारी चीजें आपकी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं और उनके एप्लीकेशंस होते हैं। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में आप जो मेनली चीज पढ़ते हैं ना, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। होल चैप्टर इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे आप पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। फोर्थ आप पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन, और इसे ही आप कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। नेक्स्ट इफेक्ट आता है स्टेरिक इनहिबिशन, ऑफ रेजोनेंस। और एक इफेक्ट और कंसीडर किया जाता है बेटा, जिसको हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और लास्ट में हम लोग लेते हैं स्टेरिक इनहिबिशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे आप लिखते हो आई इफेक्ट, इसे आप लिखते हैं ई इफेक्ट, और इसको आप कहते हैं आर इफेक्ट। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है बेटा, लास्ट इधर इसको आप लिखते हैं सर इफेक्ट,
और इसको आप कहते हैं एसआई इफेक्ट। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स which are responsible for the electronic displacement। तो आज के डेमो क्लास में आपको ये जो पार्ट है ना इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं बेटा। पढ़ा नहीं रहे हैं, सिखाने की बात चल रही है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए और बढ़िया से एंजॉय करना है आपको। आपने जैसे लिया ना यहाँ पे आई इफेक्ट, आपको हम दो तरह का मॉलिक्यूल दे रहे हैं। एक आप लीजिए यहाँ पर Cl2 और एक आप लीजिए HF। एक मॉलिक्यूल Cl2 दिया गया बेटा और एक मॉलिक्यूल हमने HF दिया है। यहाँ पर ये दोनों एटम्स जिस बॉन्ड से जुड़े हैं ना, उस बॉन्ड को आप कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको अगर कंसीडर करोगे ना HF, तो ये भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा अब यहां देखो, सिंगल बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड भी क्या है हमारा, ये सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, इन दोनों एटम्स के म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बना है। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया है बेटा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने शेयर किया है। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो म्यूचुअल शेयरिंग में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके आए हैं ना, इसको हम कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इस मॉलिक्यूल में भी आप दिखा सकते हो, इसको भी आप कहेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद बताइए, यहां पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, ये दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच बना है बेटा। तो आप बताइए क्या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ मूव करेंगे या इस एटम की तरफ मूव करेंगे? तो जब दोनों एटम्स आपके आइडेंटिकल होंगे ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाएगी। और ऐसे केसेस में ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर में लाई करेगा, ये किसी के तरफ आपका मूव नहीं करता है। और ऐसे बॉन्ड को आप कह देते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है हमारा बेटा ना, इसका नाम दिया जाता है नॉन पोलर बॉन्ड। फिर से सुनिए, अगर सिग्मा बॉन्ड दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच बना है बेटा, तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ना तो इस एटम की तरफ होगा ना इस एटम की तरफ होगा। इट मींस ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा और ऐसे बॉन्ड को हम कह देते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। पर यही केस जब आप HF में अप्लाई करते हो, तब आप यहां बताओ, ये तो देख करके लग रहा है ना, आप बताइए ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये किधर आपका मूव कर जाएगा? हाँ चैट बॉक्स में बोलो बेटा। HF मॉलिक्यूल में जो आपका सिग्मा बॉन्ड पेयर है वो किसके तरफ मूव कराओगे? अब ये आपने जैसे लिखा ना कि फ्लोरीन की तरफ आपका मूव हुआ बेटा ना, तो फ्लोरीन की तरफ क्यों मूव कर रहा है? Why this sigma electron pair moves towards fluorine atom? ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही बताया आपने बेटा। तो यहां पर अगर सिग्मा बॉन्ड दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच बना है बेटा ना,
तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके तरफ ये सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या कर जाएगा, मूव कर जाता है। तो आप देख रहे हैं ना कि नाउ दिस सिग्मा बॉन्ड गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम। अगर आपका सिग्मा बॉन्ड दो हेटेरो एटम्स के बीच बना है, एक एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक एटम हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के तरफ हो जाएगा। अब जिसके तरफ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपका मूव किया है बेटा ना, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव हो गया और दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब ये वाला बॉन्ड आपका नॉन पोलर है क्या, अब ये क्या हो गया आपका, देखिए ये बॉन्ड हो गया आपका पोलर बॉन्ड। क्या हो गया हमारा, ये पोलर बॉन्ड। तो अब एक चीज दिमाग में बिठा लो कि आई इफेक्ट हमेशा पोलर बॉन्ड के लिए ही अप्लाई किया जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। आई इफेक्ट इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर पोलर बॉन्ड, नॉट फॉर नॉन पोलर बॉन्ड। ये बात आपके समझ में आई, बोलो। यहां पर दो पोल हमारे इंड्यूस हो गए, बॉन्ड हमारा कोवैलेंट था, मॉलिक्यूल भी कोवैलेंट था बेटा, पर यहाँ पर दो पोल का इंडक्शन हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बस यही मीनिंग होती है आई इफेक्ट की, कि जब किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में पोल हमारे इंड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ऐसे इफेक्ट को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। चलो एक लाइन जरा पुट करिए यहाँ पर, the induction of polarity, the induction of polarity in a covalent molecule, induction of polarity in a covalent molecule due to electronegativity's difference, due to electronegativity's difference is known as inductive effect, is known as inductive effect. अब आपको हम एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड देते हैं, आपने जैसे ये कोई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनाया, अब आपको पता है ना कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड होगा, इसका मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव हो गया और इस कार्बन पर क्या हो गया, बोलो बेटा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा ना। जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हुआ ना, तो जितने भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी जो है वो क्लोरीन की तरफ ही डायरेक्टेड हो जाएंगे। पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे कार्बन की लेंथ पर आप बढ़ते जाएंगे ना, तो ये कम होता चला जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में अब ये दो पॉइंट्स यहाँ पर आए, देखो इंडक्टिव इफेक्ट में किन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इफेक्ट आपका टेम्पोररी है या परमानेंट, तो यहाँ पर एक बार अगर पोल आपके इंड्यूस हो गया ना, तो ये परमानेंट बने रह जाएंगे, इसलिए इसे टेम्पोररी इफेक्ट ना कह करके इसको हम क्या कह देंगे, ये आपका परमानेंट इफेक्ट हो जाएगा। तो दो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी मिलते हैं बेटा, आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये तो तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है बेटा। हाँ, हमारे जेई वाले स्टूडेंट्स, उनमें इतनी छोटी बात नहीं पूछी जाती है। जेई के लिए हम लोग जब अभी आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे, फिर आपके लिए बढ़िया से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये बेसिक चीजें समझ में आई आप सभी को, बोलो बेटा। डेफिनेशन समझ में आया आई इफेक्ट का?
चैट बॉक्स में यस और नो लिखो। इंडक्टिव इफेक्ट की मीनिंग समझ में आई? इस इफेक्ट में किन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट कराया जाता है बेटा, ये बात सबके समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। Now types of eye effect. आई इफेक्ट दो तरह का कंसीडर किया जाता है बेटा ना। एक आप लेते हैं पॉजिटिव आई और दूसरा लिया जाता है नेगेटिव आई। हम आपको सिंबल के थ्रू बताते चल रहे हैं। आप जैसे आप यहाँ पर एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कंसीडर करो और इस कार्बन से 3 और कार्बन लगा दीजिए। हमने इस कार्बन से एक क्लोरीन जोड़ दिया है बेटा और इस कार्बन से 3 और कार्बन जोड़ दिए हैं। अब आपको पता है ना ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड होगा। भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है बेटा ना, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या आ गया देखो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया ना। अब आप खुद ही देख करके बताओ कि ये जो बाकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके जितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इसी पोलर कार्बन की तरफ आते हुए नजर आएंगे। ध्यान से देखिए बेटा, भाई इस पर तो पहुंचेंगे नहीं, ये तीनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको लगेगा कि इसी पोलर कार्बन की तरफ आ रहे हैं। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पोलर कार्बन की तरफ होता है तब हम इसे पॉजिटिव आई इफेक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, हमने एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लिया, ये तो हमारा पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पोल है ना। अब हमने क्या किया, इस कार्बन से 3 और कार्बन जोड़ दिए। इन तीनों कार्बन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस पोलर कार्बन की तरफ आते हुए नजर आएंगे। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पोलर कार्बन की तरफ होता है ना तब आप इसे कहते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। आप ऐसे समझ लो कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बौछार होने लगे किसके ऊपर, पोलर कार्बन के ऊपर होने लगे ना, तो आप समझ लीजिएगा ये पॉजिटिव आई इफेक्ट है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electrons towards polar carbon, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आपका पॉजिटिव आई लगेगा बेटा ना तो पॉजिटिव आई इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पोलर कार्बन। तो हमने पॉजिटिव इफेक्ट की मीनिंग देख लिया बेटा कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पोलर कार्बन की तरफ हो तब आप पॉजिटिव आई इफेक्ट कहोगे और पॉजिटिव आई इफेक्ट में हमेशा पोलर कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये मीनिंग क्लियर हुआ आप सभी को? बोलो बेटा, पॉजिटिव आई की मीनिंग समझ में आई सभी को? चलो दूसरा सिंबल बनाते हैं। आपने यहां पर एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड दोबारा लीजिए, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। आपने इस कार्बन के साथ 3 दूसरे एलिमेंट्स जोड़े, एक नाइट्रोजन लगा दो, एक ऑक्सीजन लगा दो और एक फ्लोरीन लगा दीजिए। आप देख रहे हैं कि इस कार्बन से ये जो चारों एटम्स जुड़े हैं ना, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन।
तो आप देख रहे हो कि इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था बेटा, तो ये जो बाकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी इससे दूर ही जाएंगे, कोई भी इसके तरफ नहीं आएगा। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस पोलर कार्बन से दूर होने लगे तब आप उसे कह देते हैं नेगेटिव आई। तो अब आप यहां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से टुवर्ड्स के जगह पर क्या लिख दो यहाँ पे अवे फ्रॉम पोलर कार्बन, तब आप इसे कह देते हैं नेगेटिव आई। और नेगेटिव आई इफेक्ट में पोलर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव आई का उल्टा होता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम पोलर कार्बन, इसको आप कह देते हैं नेगेटिव आई। और नेगेटिव आई में भाई इस कार्बन की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है बेटा ना, तो जब इसके तरफ कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी कि नहीं। इसका मतलब है नेगेटिव आई इफेक्ट हमेशा पोलर कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करता है। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ आप सभी को। माइनस आई एंड प्लस आई, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरेटिकल होती है, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में बेटा इसको। सबसे डिफिकल्ट ब्रांच मानी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें ढेरों सारे टिप्स दिए जाते हैं आप लोग। अच्छा पहले आप लोग हमें ये बताइए कि इसमें आप लोग सभी ड्रॉपर के हैं या कुछ +1 के स्टूडेंट्स हैं बेटा, या सभी क्रैश कोर्स वाले हो, या हमारे कुछ रिपीटर स्टूडेंट्स हैं। संयम +1। अच्छा तो ये +1 वाले हमारे स्टूडेंट्स जितने हैं बेटा ना, ये जो मीनिंग हमने आपको समझाया ये समझ में आया सभी को? बोलो बेटा। +1 वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं ना। क्रैश कोर्स वालों की टेंशन हमको उतनी नहीं है, पर +1 वाले बेटा कहीं पर कोई चीज ना समझ में आए तो चैट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। आरुषि, श्रिया, भावना, और कौन है क्रैश कोर्स में बेटा? साइना। चलो क्रैश कोर्स वालों के लिए टेंशन उतनी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो एक बार पढ़ चुके हैं बेटा ना, दोबारा आपको समझना है। पर जो हमारे +1 के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल उसको जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप वेल एक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में है। क्या आपके एग्जाम में आता है, क्या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आपके स्कूल एग्जाम वाले पूछते हैं, हर चीज पता है। और किस वैरायटी के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कतई भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सर के बाल देख करके आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। मोर देन 20 इयर्स हो गए इस फील्ड में पढ़ाते हुए बेटा, तो अब तक कोई ना तो क्वेश्चन बचा है और ना ही कोई ऐसी चीज बची आपकी केमिस्ट्री की कि जो हम आपको सिखा ना सके। बस सीखने के लिए थोड़ा सा आपके कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है बेटा। चलो बहुत प्यार से हम पढ़ा देंगे आप सबको, बिल्कुल नहीं डांटते हैं बेटा। आप लोग अगर हमारे ऑफलाइन कोर्स में होते हैं ना, तब तो हम एक एक बच्चे की कॉपी देख करके भी चेक कर लेते हैं। फिर भी ऑनलाइन पर भी आप लोग चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करते रहोगे, हम बिल्कुल चेक करके ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। ग्रुप्स showing positive I effect, positive I effect।
हमें उन ग्रुप्स को बहुत अच्छी तरह से पहचान करके रखना है जो कि पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं बेटा ना। इनको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और इन्हीं को आप कहते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, और इन्हीं का एक नेम और दिया जाता है, इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रेपलिंग ग्रुप्स और रेपलर्स, इलेक्ट्रॉन रेपलर्स। इलेक्ट्रॉन रेपलिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रेपलर्स बोलते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल different types of alkyl groups, different types of alkyl groups। अब देखो सबसे सिंपल अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये होता है आपका मिथाइल ग्रुप। जब कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहेगी ना, तभी आप उसको ग्रुप कहेंगे बेटा, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन से पूरी और 1 खाली है। भाई जब तक खाली नहीं होगा तो हम जोड़ेंगे किससे? तो जब कार्बन की एक वैलेंसी रिमेनिंग रहे ना, तब आप उसे अल्काइल ग्रुप बोल देते हो। दूसरा अल्काइल ग्रुप आप लिखते हैं CH3CH2, इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप होता है, इसको आप कहते हो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और एक ग्रुप और लिख लीजिए, आप कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो, तब इसका नेम लिख दो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। लास्ट वाले का नेम लिखिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये जो लिखा हम इधर लिख दे रहे हैं बेटा ना, इसका नेम आप लिखते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ध्यान से देखो यहाँ पे, जब सिंगल कार्बन होता है ना तो इसे हम कहते हैं 0 डिग्री। सिंगल कार्बन होगा तो 0 डिग्री कहेंगे। जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है ना तो इसे 1 डिग्री और प्राइमरी बोला जाता है। जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो आप कहते हैं प्राइमरी और डिनोट करते हैं 1 डिग्री से। इसी तरह से ये कार्बन आप देखिए 2 कार्बन से जुड़ा है बेटा ना, तो जब कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तब हम उसे सेकेंडरी कहते हैं और इसे कहेंगे 2 डिग्री। इसी तरह से अगर आपका कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है ना तो उसे हम कहते हैं टर्सरी और 3 डिग्री कहते हैं। तो ये आप देखिए ना, 4 टाइप के अल्काइल ग्रुप्स हमने आपको बताए, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अगर इन ग्रुप्स में ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आई की बात करें बेटा ना, ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आई, तो सबसे पहले आता है 3 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री। इट मींस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है, जबकि मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट हमारा मिनिमम हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई आप सभी को? बोलो बेटा, ये ग्रुप सभी के पहचान में आ रहे हैं ना? +1 वाले स्टूडेंट्स बताओ,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और 0 डिग्री की मीनिंग सभी के समझ में आ गया बेटा ना? चलो, वेरी नाइस। अब एक चीज हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करते हैं दूसरे को ना, वो प्रोसेस जरा समझिए। अगला टॉपिक डाल दो, प्रोसेस by which an alkyl group releases its electron. कोई अल्काइल ग्रुप जिस प्रोसेस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बेटा ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, the process by which an alkyl group releases its electron is known as hyperconjugation. वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, उस प्रोसेस का नाम क्या रखा हम लोगों ने? हाइपर कंजुगेशन का नाम है। आप गौर करो, जो शुरुआत में हमने लिखाया था ना आपको बेटा, तीसरे इफेक्ट के बाद में जो चौथे नंबर का इफेक्ट था ना, वो हाइपर कंजुगेशन था। अब जरा इसको समझिए, हाइपर कंजुगेशन कहां कहां पर अप्लाई किया जाता है, वो बात लिख लो यहाँ पे। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन applied when an alkyl group is attached with positively charged carbon, attached with positively charged कार्बन फ्री रेडिकल। अगर कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा ना, तो उसे हम कह देते कार्बन फ्री रेडिकल। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन फ्री रेडिकल एंड फॉर कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन डबल बॉन्ड। जब कोई अल्काइल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा हो बेटा, या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा हो, या डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हो ना, तो वहां पर ही हम इस इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। हाइपर कंजुगेशन सभी जगह नहीं लगाना है आपको, हाइपर कंजुगेशन केवल इन 3 केस के लिए बनाया गया है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए, कार्बन फ्री रेडिकल के लिए, और कार्बन। चलो हम ये केसेस लेते हैं 1 बाय 1। आप लीजिए, फर्स्ट केस लीजिए। यहाँ लिखिए, let an alkyl group is attached with positively charged carbon, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो,
हमने लिया मिथाइल ग्रुप और इसको एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जोड़ दिया। इसको हम कहते हैं ना, दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, इसका जरा हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री देख लो बेटा। अगर कोई कार्बन आपका पॉजिटिवली चार्ज है ना और ये 3 बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है ना, ये प्लेनर ज्योमेट्री इसकी होती है। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2 और ज्योमेट्री होती है प्लेनर। कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके बैकेंड p ऑर्बिटल में मौजूद रहता है, बैकेंड p ऑर्बिटल। हमारे +1 वाले स्टूडेंट्स, +1 वाले ये बेटा हाइब्रिडेशन के बारे में कोई आइडिया है आप सबको? जितने हमारे +1 के स्टूडेंट्स हैं, you have any idea about hybridization and geometry of molecule? हाँ, आपको कोई आइडिया नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो बिगिनर्स हैं बेटा ना। अच्छा, क्रैश कोर्स वाले सबको पता है बेटा ना? तो हमारे +1 वाले स्टूडेंट्स, बस अभी यहाँ पर इतनी थोड़ी सी जरूरत है बेटा ना, हम जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे +1 का, तब वहां से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। +1 वाले स्टूडेंट्स को हम बिगिनिंग से पढ़ाएंगे, आपका मोल कंसेप्ट लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद तब केमिकल बॉन्डिंग पर आएंगे। बिल्कुल आपका 1 by 1 आपको पढ़ाते हुए चलेंगे बेटा ना। आपके लिए ये चीज अभी नहीं थी, आपको आप ये चीज पता नहीं है तो दिक्कत करेगी थोड़ी सी, पर अगर समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? हाँ, स्टार्टिंग +1 वाले स्टूडेंट्स को हम कल अलग से क्लास देंगे बेटा, ठीक है? और जो क्रैश कोर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी +1 वालों के साथ पढ़िएगा, ठीक है? आज आप लोगों की फरमाइश सुनी है, कल आपके +1 की बात सुनेंगे हम। चलो देखो यहाँ पे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहीं से काउंट कर लो भाई, ये कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन से देखो, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं बेटा ना। तो आप देखो काउंट करके, 2 2 4 2 6 हुए ना। क्या इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है? भाई जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं स्टेबल नहीं माना जाता है। तो अभी इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बेटा ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास में। तो जब आप किसी अल्काइल ग्रुप को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ जोड़ेंगे ना, तो अब देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना दिया। ये हमने पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पर बेटा, ये हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ने अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड किया। इस कार्बन ने इस वाले कार्बन से कहा भैया हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब इस कार्बन ने क्या इसको आंसर दिया? भाई इस कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा ना, इसको बांटोगे तो 2 4 आएगा कि नहीं? इसका मतलब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इस कार्बन ने कहा भाई मेरे 4 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ और आपके साथ शेयरिंग में
में लगा हुआ है। इस कार्बन ने कहा हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है आपको डोनेट करने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस डेफिशिएंट कार्बन ने अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड किया, कहा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो इस कार्बन ने क्या कहा है, इस कार्बन से इसने कहा भाई हमारे पास जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ये देखो हमने राउंड करके बना दिया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 4 के चारों आप देखिए शेयरिंग में लगे हैं कि नहीं, बोलो बेटा। तो इस कार्बन ने कहा भाई हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, हम आपको डोनेट नहीं कर सकते हैं, आप अपना रिक्वेस्ट इस हाइड्रोजन से करके देखो। तो जब इस कार्बन ने अपना रिक्वेस्ट इस हाइड्रोजन को किया बेटा ना, तो हाइड्रोजन क्या करता है कि अपने इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके बैकेंड p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। अपना ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ना, इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के बैकेंड p ऑर्बिटल में क्या कर दिया, इसने ट्रांसफर कर दिया ना। अब यहाँ पे ये तरीका होता है हाइपर कंजुगेट करने का, मतलब इलेक्ट्रॉन, कोई अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ट्रांसफर कैसे करता है ना, वो तरीका ये लिया जाता है। अब आपके केमिकल बॉन्डिंग का एक और एडवांस थ्योरी और आती है यहीं पर। आपको पता है बॉन्ड बनाने में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगती है बेटा ना, हमारे क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स। बॉन्ड बनता है हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही नहीं, बोलो। बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल आपके यूज होते हैं, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? जितने क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स है रेस्पॉन्स करिए। बॉन्ड बनाने में हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगेंगे बेटा या एंटी बॉन्डिंग? सुन रहे हैं ना सभी लोग? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो नहीं पता तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, बॉन्ड बनाने में हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लगते हैं बेटा ना, और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ना यहाँ पे, तो इसको हम कह देते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बन के बैकेंड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है, नीट का भी है और जेई का भी क्वेश्चन है बेटा, कि हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन का सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बन के बैकेंड p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरा ऐड कर लीजिए। लिखिए इन द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, in the process of hyperconjugation the sigma molecular orbital of hydrogen atom get overlapped with vacant p orbital, of positively charged carbon. जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है बेटा ना, इसके एडजेसेंट कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन आपके लगे होते हैं ना, इनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा यहाँ पे, कि हाइपर कंजुगेशन में कौन से हाइड्रोजन हमारे इन्वॉल्व होते हैं, तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए इन द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन
अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्काइल ग्रुप are involved, जितने ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा ना, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 1 by 1 मान लो अगर ये नहीं इन्वॉल्व होता तो दूसरा हो जाएगा, अगर ये ना इन्वॉल्व होता तो तीसरे की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इट मींस जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सब के सब 1 by 1 हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब एक पॉइंट और बढ़ा दो, more are the number of alpha hydrogens, more are the number of alpha hydrogens, more will be hyperconjugation, more will be hyperconjugation। और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा बेटा उतना ज्यादा अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हो जाएगी। मतलब अल्काइल ग्रुप अगर जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है ना उतना बेहतर इलेक्ट्रॉन हमारा डोनर माना जाएगा। फर्दर एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, द अल्काइल ग्रुप व्हिच कैन शो, the alkyl group which can show more number of hyperconjugations, which can show more number of hyperconjugations has more electron releasing tendency, has more electron releasing tendency। चलो थोड़ा सा ही हम लोग पढ़े बेटा ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ज्यादा नहीं पढ़ने लायक है, ठीक है। और टाइम भी आपको दिया गया था कि 45 मिनट्स का टाइम था आपके। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई आप सभी को? बोलो बेटा। हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कल के क्लास में या जब फर्दर हम इसको कंटिन्यूएशन मिलेंगे ना तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा। पर हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स को इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संयम बेटा, आपको समझ में आया अच्छे से? ये गैलेक्सी 30 अपना नाम तो पूरा लिखो बेटा। और आप लोग अपने पूरे नेम के साथ जुड़ा करें बेटा ना। चलो तो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर, फोन का नेम है, अपना नेम लिख दो बेटा ना, अपना नेम। सेशन आप लोग लीव कर दीजिए, कल हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ सलमान खान, ये सही है नेम। कैटरीना को छोड़ आया बेटा। हाँ चलो भाई।